तुगलक वंश। अलाउद्दीन के सेनापतियों में गयासुद्दीन तुगलक या गाजी मलिक तुगलक वंश का प्रथम शासक था। उसने तुगलक वंश की स्थापना की। तो गयासुद्दीन तुगलक या गाजी मलिक ने तुगलक वंश की स्थापना की। उसकी माता हिंदू जाट महिला थी। उसके पिता करोना तुर्क था जो बलबन का दास था। जो गयासुद्दीन तुगलक की माता हिंदू जाट थी और पिता क्या थे, करोना तुर्क थे। और ये जो बलबन का ये जो पिता करोना तुर्क थे वो बलबन का दास था। गयासुद्दीन तुगलक अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में एक महत्वपूर्ण अभियानों का अध्यक्ष था। गयासुद्दीन तुगलक अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में कई महत्वपूर्ण अभियानों के अध्यक्ष था तथा उसे दीपालपुर का राज्यपाल नियुक्त किया था। तो गयासुद्दीन तुगलक ने दीपालपुर का राज्यपाल किसको नियुक्त किया था? अलाउद्दीन खिलजी को नियुक्त किया था। 29 अवसरों पर उसने मंगोल के विरुद्ध युद्ध किया, उन्हें भारत से बाहर खदेड़ा, इसलिए मलिक उल गाजी के नाम से प्रसिद्ध हुआ। खुसरो शाह को समाप्त करके उसने दिल्ली के सिंहासन पर अधिकार कर लिया। 8 सितंबर 1320 ईस्वी को सुल्तान बना। इसका नाम गाजी बेग तुगलक या गाजी तुगलक भी था। इसी कारण इसे इतिहास में उसके उत्तराधिकारी को भी तुगलक पुकारा जाने लगा और उसका वंश तुगलक वंश कहलाया। गयासुद्दीन तुगलक के समय लगान किसानों से पहले की तरह पैदावार का 1/5 से 1/3 भाग वसूल किया जाता था। तो लगान कितना वसूल किया जाता था? पैदावार का 1/5 से 1/3 भाग वसूल किया जाता था। आवश्यकता अनुसार अकाल की स्थिति में भूमि कर को माफ किया जा सकेगा। राजस्व वसूली में सरकारी कर्मचारियों का हिस्सा न देकर मुक्त जागीरदारी दी गई। गयासुद्दीन तुगलक के समय नस्ल एवं बटाई की प्रथा प्रचलन थी। तो गयासुद्दीन तुगलक के समय नस्ल एवं बटाई की प्रथा प्रचलित थी। अलाउद्दीन खिलजी के समय की कठोर दंड व्यवस्था समाप्त कर दी गई, परंतु कर न देने वाले, सरकारी धन की बेईमानी करने वालों और चोरों को कठोर दंड दिए गए। बर्नी के अनुसार तुगलक शाह के न्याय से भेड़िए को भी इस बात का साहस नहीं होता था कि वह किसी पेड़ की ओर देखे। दिल्ली सल्तनत के सभी सुल्तानों में मोहम्मद बिन तुगलक 1325 से 1351 सर्वाधिक विद्वान और शिक्षित शासक था। वह खगोल शास्त्र, गणित, आयुर्विज्ञान सहित अनेक विधाओं में निपुण था। मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि की उन्नति के लिए एक नए विभाग दीवाने अमीर कोही की स्थापना की। इस विभाग का मुख्य कार्य कृषकों की प्रत्यक्ष सहायता देकर अधिक भूमि कृषि कार्य के अधीन लाना था। 60 वर्ग मील की भूमि का एक लंबा टुकड़ा इस कार्य के लिए चुना गया। भूमि पर कृषि सुधार किए गए और फसल चक्र के अनुरूप हेरफेर के साथ साथ विभिन्न फसलों की खेती की गई। मोहम्मद तुगलक के प्रयोगों में से एक सबसे महत्वपूर्ण था राजधानी दिल्ली से दौलताबाद देवगिरी ले जाना। इब्न तुता के अनुसार सुल्तान के दिल्ली के नागरिक असम्मानपूर्ण पत्र लिखते थे, इसलिए उन्हें दंड देने के लिए उसने देवगिरी को राजधानी बनाने का निर्णय लिया। डॉक्टर के ए निजामी के अनुसार सुल्तान कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी ने देवगिरी का नाम कुतबाबाद रखा तथा मोहम्मद तुगलक ने दौलताबाद रखा। देवगिरी को कुव्वत उल इस्लाम भी कहा जाता है। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने सिक्कों पर अल सुल्तान जुल्ली अल्लाह, सुल्तान ईश्वर की छाया है, सुल्तान का समर्थन है आदि वाक्य अंकित करवाया। दिल्ली बिन तुगलक द्वारा जारी स्वर्ण सिक्कों को इब्न तुता द्वारा दिनार की संज्ञा दी गई। बरनी मोहम्मद तुगलक की 5 मुख्य योजनाओं के विशेष रूप से उल्लेख है। दोआब निकर विधि, देवगिरी को राजधानी बनाना, सांकेतिक मुद्रा जारी करना, खुरासान पर आक्रमण करना, किला चुल्की अभियान। इब्न तुता मोरक्को के मूल का अफ्रीकी यात्री था। यह मोहम्मद बिन तुगलक के कार्यकाल में भारत आया था। मोहम्मद बिन तुगलक ने इसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया था। बाद में 1342 में सुल्तान का राजदूत बनाकर चीन भेजा। इब्न तुता ने किताब उल जुरैरा नामक अपनी पुस्तक में अपनी यात्रा का विवरण प्रस्तुत किया। सल्तनत काल में डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण हमें इब्न तुता की यात्रा वृत्तांत द्वारा प्राप्त होता है। तो डाक व्यवस्था का विवरण किसे मिलता है? इब्न तुता की यात्रा वृत्तांत द्वारा प्राप्त होता है। दिल्ली के सुल्तानों में मोहम्मद बिन तुगलक प्रथम सुल्तान था जो हिंदुओं के त्योहार मुख्यतः होली में भाग लिया। तो मोहम्मद बिन तुगलक हिंदुओं के त्योहार में पार्टिसिपेट करता था। उसने गैर तुर्कों और भारतीयों मुसलमानों को भी सरकारी पदों पर नियुक्त किया। जो गैर तुर्क थे और भारतीय मुसलमान थे उनको भी सरकारी पद पर नियुक्त किया, जिसके कारण बर्नी ने उसकी कटु आलोचना की और ऐसे व्यक्तियों को छिछोरा, माली जुलाहा, नाई रसोइया आदि कहा। तो बर्नी ने इसकी कटु आलोचना की थी, जो वो गैर तुर्कों और मुसलमानों को सरकारी पदों पे उदाहरण करता था, इसलिए उसको बर्नी ने छिछोरा बोला, माली जुलाहा, नाई रसोइया आदि कहा। 20 मार्च 1351 को मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु हो गई।
उसने निधन पर बदायूनी ने लिखा, सुल्तान की उसकी प्रजा से और प्रजा को उसे सुल्तान से मुक्ति मिल गई। फिरोज शाह तुगलक सामान्य लोगों की भलाई के लिए और कुछ उपकार के कार्य किए। नियुक्त के लिए दफ्तर, रोजगार दफ्तर खोलकर प्रत्येक मनुष्य के गुण एवं योग्यता की पूरी जांच पड़ताल के बाद यथासंभव अधिक से अधिक लोगों की नियुक्ति देकर उसने बेकारी बेरोजगारी की समस्या को हल करने का प्रयास किया था। फिरोज शाह तुगलक संतों एवं धार्मिक व्यक्तियों को जागीर एवं संपत्ति दान करता था। उसने एक विभाग दीवाने खैरात स्थापित किया था, जो गरीब मुसलमानों, अनाथ स्त्रियों, विधवाओं को आर्थिक सहायता देता था और निर्धन मुसलमान लड़कियों को विवाह की व्यवस्था करता था। राज्य के खर्च पर हज की व्यवस्था करने वाला पहला भारतीय शासक फिरोज तुगलक था। उसने दारुल सफा नामक एक खैराती अस्पताल की स्थापना भी की थी और उसने कुशल हकीम रखे। फिरोज शाह तुगलक को दासों का बहुत शौक था। उसने दासों की संख्या संभवतः 1,80,000 तक पहुंच गई थी। उसने देखभाल के लिए एक पृथक दीवाने बंदगान का गठन किया गया। सल्तनत काल में सर्वप्रथम फिरोज शाह तुगलक ने ही लोक निर्माण विभाग की स्थापना की थी। कहा जाता है फिरोज ने 300 नवीन नगरों का निर्माण करवाया था। उसके बाद बसाए गए नगरों में फतेहाबाद, हिसार, फिरोजपुर, जौनपुर और फिरोजाबाद प्रमुख थे। फरिश्ता के अनुसार फिरोज में 40 मस्जिद, 30 महाविद्यालय, 20 महल और 100 सराय और 290 100 अस्पताल, 5 बकरे, सार्वजनिक स्नान गृह, 10 स्तंभ और 104 पुलों का निर्माण करवाया। उसने बंगाल अभियान के दौरान उसे एक दल का नया नाम आजादपुर तथा पंजाब का नाम फिरोजाबाद रखा। उसके राज्य का मुख्य वास्तुकार मलिक गाजी सेना था। प्रत्येक भवन की योजनाओं को उसके अव्यय अनुमान के साथ दीवाने वजारत के सम्मुख में रखा जाता था, तभी उस पर धन स्वीकार किया जा सकता था। फिरोज शाह तुगलक का शासनकाल भारत में नहरों के सबसे बड़े जल का निर्माण करने के कार्य प्रसिद्ध रहा। सिंचाई की सुविधा के लिए उसने 5 बड़ी नहरों का निर्माण। प्रथम नहर 150 मील लंबी थी, जो यमुना नदी के पानी हिसार तक ले जाती थी। दूसरी 96 मील लंबी थी, जो सतलज से घाघरा तक जाती थी। तीसरी सिरमौर की पहाड़ियों से निकलकर हांसी तक जाती थी। चौथी घाघरा से फिरोजाबाद तक की थी। पांचवी यमुना नदी से फिरोजाबाद तक की थी। फिरोज शाह तुगलक ने सिंचाई की यात्रियों की सुविधा के लिए 150 कुएं भी खुदवाए। फरिश्ता के अनुसार फिरोज ने सिंचाई की सुविधा के लिए विभिन्न स्थानों पर 50 बांधों और 30 झीलों अथवा जल के संग्रह करने के लिए तालाबों का निर्माण करना। फिरोज शाह तुगलक उलेमा वर्ग की स्वीकृति के पश्चात हक के सर्व नमक सिंचाई पर लगाने वाले दिल्ली का प्रथम सुल्तान था। हक के सर्व नमक सिंचाई कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? फिरोज शाह तुगलक था। उन किसानों को सिंचाई के लिए शाही नहरों पर का पानी प्रयोग में लाते थे। अपनी पैदावार का 1/10 भाग सरकार को देना पड़ता था। फिरोज शाह तुगलक द्वारा ब्राह्मणों पर भी जजिया लगाया गया था। उल्लेखनीय है कि उस समय तक ब्राह्मण इस कर से मुक्त रखे गए थे। फिरोज शाह तुगलक ने बागवानी में अपने अभिरुचि के कारण दिल्ली के निकट 1200 नए फलों के बाग लगाए। उसने अपने बागों में फलों को सुधारने के उपाय किए थे। फिरोज शाह तुगलक अशोक के 2 स्तंभ को मेरठ और टोपरा अम्बाला जिले में दिल्ली लाया था। अशोक के 2 स्तंभ मेरठ और टोपरा को फिरोज शाह तुगलक ने दिल्ली लाया था। टोपरा वाले स्तंभ को महल तथा फिरोजाबाद की मस्जिद के निकट पुनः स्थापित कराया था। मेरठ वाले स्तंभ को दिल्ली के वर्तमान बड़ा हिंदू राव अस्पताल के निकट एक टीले कस के शिकार या आखेट स्थान के पास पुनः स्थापित कराया गया। दिल्ली सुल्तान फिरोज तुगलक ने इस उद्देश्य से एक मत विभाग भी स्थापना की थी। उसने हिंदू और मुस्लिम दोनों संप्रदायों लोगों में एक दूसरे के विचार को समझ बेहतर हो सके। उसने कुछ संस्कृत ग्रंथों को फारसी में अनुवाद भी करवाया था। नसरुद्दीन महमूद तुगलक वंश का अंतिम शासक था। उसके शासनकाल में ख्वाजा जहां ने जौनपुर के स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। पंजाब के सूबेदार खिज़र खां स्वतंत्र होकर दिल्ली को प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करने लगे। फिरोज के एक अन्य पुत्र नुसरत शाह ने नसरुद्दीन को चुनौती दी। फलस्वरूप तुगलक वंश के 2 भागों में विभाजित हो गया। 2 शासकों ने एक ही साथ दिल्ली के छोटे से राज्य पर शासन किया। नसरुद्दीन दिल्ली में रहा और नुसरत शाह फिरोजाबाद में। नसरुद्दीन महमूद के शासनकाल में मध्य एशिया के महान मंगोल सेनानायक तैमूर ने भारत पर आक्रमण किया था। तो नसरुद्दीन महमूद जब आया था शासन करने, तब तैमूर ने 1398 में उसके टाइम में आक्रमण किया था। यह कथन इसी शासक के लिए प्रचलित है। शहंशाह की सल्तनत दिल्ली से पालन तक फैली हुई थी। शहंशाह की सल्तनत दिल्ली से पालन तक फैली हुई थी। तैमूर के आक्रमण ने दिल्ली सल्तनत एवं तुगलक वंश दोनों को ही नष्ट कर दिया। 1412 में नसरुद्दीन महमूद की मृत्यु के साथ ही तुगलक वंश का अंत हो गया। 1413 ईस्वी में सरदारों ने दौलत खां को दिल्ली का सुल्तान चुना, परंतु उसे खिज़र खां ने पराजित किया
वह तैमूर द्वारा नियुक्त लाहौर का सूबेदार था। तैमूर के आक्रमण के बाद 1914 ईस्वी में उसने दिल्ली पर अधिकार कर एक नए वंश सैयद वंश की नींव डाली। क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, अलाउद्दीन खिलजी के निम्न सेनाध्यक्षों में कौन सा तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान था? तो गाजी मलिक तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान था। अलाउद्दीन के सेनापतियों में गयासुद्दीन तुगलक या गाजी मलिक तुगलक वंश का प्रथम शासक था। उसने तुगलक वंश की स्थापना की। गयासुद्दीन तुगलक अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में कई महत्वपूर्ण अभियानों का अध्यक्ष था। उसने दीपालपुर का राज्यपाल नियुक्त किया गया। 29 अवसरों पर उसने मंगोल के विरुद्ध युद्ध किया। उसने भारत से बाहर खदेड़ा। वह मलिक गाजी के नाम से प्रसिद्ध हुआ। दूसरों शाह को समाप्त करके उसने दिल्ली के सिंहासन पर अधिकार कर लिया। 8 सितंबर 1320 ईस्वी को सुल्तान बना। इसका नाम गाजी बेग तुगलक या गाजी तुगलक भी था। इसी का इतिहास में इस उत्तराधिकारी को भी तुगलक पुकारा जाने लगा। उसका वंश तुगलक वंश कहलाया। गाजी मलिक किस वंश का संस्थापक था? तुगलक वंश का संस्थापक था। कृषि को समुन्नत करने के लिए नहर खुदवाने के संदर्भ में 13वीं शताब्दी में निम्नलिखित में पहला शासक होने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो ये गयासुद्दीन तुगलक को दिया जाता है। कृषि को समुन्नत करने के लिए नहर खुदवाने के संदर्भ में 13वीं शताब्दी का निम्नलिखित में से पहला शासक गयासुद्दीन तुगलक को तुगलक वंश की स्थापना गयासुद्दीन तुगलक ने की थी। गयासुद्दीन तुगलक किसको की स्थिति में सुधार के लिए अनेक प्रयास किए। उसने मुकद्दम तख्तों को उनके पुराने अधिकार लौटा दिए। गयासुद्दीन ने लगान निश्चित करने में बटाई का प्रयोग फिर से प्रारंभ कर दिया। ऋणों की वसूली को बंद करवा दिया। भू राजस्व की दर 1/3 किया तथा सिंचाई के लिए नहरों का निर्माण करवाया। सिंचाई हेतु नहर निर्माण कराने वाला गयासुद्दीन पहला शासक था। किस वंश के सुल्तान ने सबसे अधिक समय तक देश में राज्य किया? तुगलक वंश ने। गुलाब वंश के सुल्तानों ने 1206 से 1290 ईस्वी तक शासन किया। खिलजी वंश ने 1290 से 1320 ईस्वी तक शासन किया। लोधी वंश के शासकों ने 1451 से 1526 ईस्वी तक शासन किया। तुगलक वंश के शासकों ने 1320 से 1412 ईस्वी तक शासन किया। इस प्रकार तुगलक वंश का शासन सबसे बड़ा रहा। दिल्ली सल्तनत का सर्वाधिक विद्वान शासक जो खगोलशास्त्र, गणित एवं आयुर्विज्ञान सहित अनेक विद्याओं में माहिर था, तो मोहम्मद तुगलक जो है दिल्ली सल्तनत का सभी संतानों में से मोहम्मद तुगलक सर्वाधिक विद्वान और शिक्षित शासक था। वह खगोलशास्त्र, गणित एवं आयुर्विज्ञान सहित अनेक विधाओं का निपुण था। अमीर कोही का नया विभाग किस सुल्तान द्वारा शुरू किया गया? तो मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा अमीर कोही। मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि की उन्नति के लिए एक नया विभाग दीवाने अमीर कोही की स्थापना की। इस विभाग का मुख्य कार्य कृषकों को प्रत्यक्ष सहायता देकर अधिक भूमि कृषि कार्य के अधीन लाना था। 60 वर्ग मील की भूमि का एक लंबा टुकड़ा इस कार्य के लिए चुना गया। भूमि पर कृषि सुधार किए गए और फसल चक्र के अनुरूप हेरफेर के साथ विभिन्न फसलों की खेती की गई। दिल्ली के सुल्तान ने एक पृथक कृषि विभाग की स्थापना की। फसल चक्र की योजना बनाई थी। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने फसल चक्र की योजना बनाई थी। दीवाने कोई किससे संबंधित है? तो ये मोहम्मद तुगलक से संबंधित है। मोहम्मद बिन तुगलक अपनी राजधानी दिल्ली से ले गया तो दौलताबाद ले गया। मोहम्मद बिन तुगलक प्रयोगों में सबसे महत्वपूर्ण राजधानी दिल्ली से दौलताबाद देवगिरी ले जाना था। मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा राजधानी परिवर्तन के कारण बताए गए वर्णन के अनुसार साम्राज्य के केंद्र में होने का देवगिरी की राजधानी बनाया। दिल्ली से दौलताबाद राजधानी के स्थानांतरण का आदेश दिया था तो सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने दिया था। भारत में सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया था तो ये मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। मोहम्मद बिन तुगलक ने विभिन्न प्रकार के सिक्के चलाए और उन सभी को उचित मूल्य निश्चित किया, परंतु सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन उसकी विशेषता रही। बर्नी के कथनानुसार खजाने में चांदी की कमी और साम्राज्य विस्तार की नीति को कार्य रूप में परिणत करने की वजह से मोहम्मद बिन तुगलक को सांकेतिक मुद्रा चलानी पड़ी। ईरान में कैरावत खां के समय सांकेतिक मुद्रा चलाई गई थी। यद्यपि वहां यह प्रयोग असफल हुआ, परंतु चीन में कुबलाई खां के समय सांकेतिक मुद्रा का प्रयोग सफलतापूर्वक किया गया था। संभवतः नवीन अन्वेषणों का प्रयोग करने वाले मोहम्मद बिन तुगलक उन देशों से प्रेरणा प्राप्त की। आधुनिक इतिहासकारों को यह कहना है कि उसके समय में संपूर्ण विश्व में चांदी की कमी हो गई थी। भारत में तो बहुत ही कमी थी। इस कारण उसने सांकेतिक मुद्रा चलाए थे। निम्नलिखित में से पहला सुल्तान कौन था जिसने भारत के सांकेतिक मुद्रा चलाए थे? मोहम्मद बिन तुगलक थे। कथन और कारण दिए। कथन: मोहम्मद बिन तुगलक ने एक नया स्वर्ण सिक्का जारी किया जो इब्न तुता द्वारा दिनार कहलाया। मोहम्मद बिन तुगलक पश्चिम एशिया तथा उत्तरी अफ्रीकी देशों से व्यापार में वृद्धि के लिए स्वर्ण सिक्कों से टोकन मुद्रा जारी करना चाहता। तो ए सही है लेकिन आर गलत है। मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा जारी स्वर्ण के सिक्कों को इब्न तुता मोरक्को की यात्री द्वारा दिनार की संज्ञा दी गई थी। मोहम्मद बिन तुगलक अपनी सैन्य शक्तियों में वृद्धि के लिए तांबे के सिक्के से की टोकन मुद्रा जारी करना चाहता था,
न कि पश्चिम एशियाई देशों तथा उत्तरी अफ्रीका देशों के साथ व्यापार करने के लिए शर्तें को टोकन मुद्रा। अतः कथन ए सही है, कारण गलत है। मध्यकालीन यात्री एवं लेखन इब्न तूता किस देश का निवासी था? तो इब्न तूता मोरक्को देश का निवासी था। कथन और कारण दिए। मोहम्मद बिन तुगलक प्रतीक मुद्रा योजना असफल सिद्ध हुई। कारण मोहम्मद बिन तुगलक मुद्रा निगम पर उचित नियंत्रण नहीं था। तो ए सही है और आर भी सही है और आर सही व्याख्या करता है। मोहम्मद जो तुगलक ने सांकेतिक मुद्रा चलाया था वो असफल रहा क्योंकि वहां पर उसका उचित कंट्रोल उसने नहीं कर पाया। बर्नी मोहम्मद तुगलक की 5 मुख्य योजनाओं के विशेष रूप से उल्लेख किया। दोआब कर वृद्धि, देवगिरी की राजधानी बनाना, सांकेतिक मुद्रा जारी करना, खुरासान पर आक्रमण और कराची की ओर अभियान। सांकेतिक मुद्रा प्रतीक मुद्रा योजना की असफलता का मुख्य कारण सिक्का ढालने पर राज्य का नियंत्रण न होना। प्रतीक मुद्रा का मूल्य चांदी की मुद्रा के मूल्य के बराबर रखा गया, जिसके कारण अनेक जाली टकसाल बन गया। लगान जाली सिक्कों से दिया जाने लगा। मूर देश का यात्री इब्न तूता किसके शासनकाल में आया था? मोहम्मद बिन तुगलक के काल। इब्न तूता मोरक्को मुल्क की अफ्रीका यात्री था। ये मोहम्मद बिन तुगलक कार्यकाल 1325 से 1351 ईस्वी में भारत आया था। मोहम्मद बिन तुगलक ने इसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया था। इब्न तूता भारत के किसके शासनकाल में आया था? मोहम्मद बिन तुगलक के। इसके सल्तनत काल में डाक व्यवस्था का विस्तृत वर्णन किया गया। तो ये इब्न तूता सल्तनत काल में डाक व्यवस्था का विशेष विवरण हमें इब्न तूता की यात्रा वृत्तांत द्वारा प्राप्त होता है। यह मोरक्को के तांजीर प्रदेश का निवासी था और मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। किताब उल रहला उसकी प्रसिद्ध पुस्तक है। कश्मीर घाटी के अंतिम मुस्लिम शासक यूसुफ शाह चक, जिन्हें मुगल सम्राट अकबर द्वारा बिहार में निवासित किया गया, दफन किया गया था। तो इनको नालंदा में दफन किया गया। कश्मीर घाटी के अंतिम मुगल शासक यूसुफ शाह चक, जिसे मुगल सम्राट अकबर द्वारा निवासित किया गया था, अकबर ने इनको निर्वासित किया था यूसुफ शाह को। और यूसुफ शाह का चक की मृत्यु 1592 में निर्वासन के दौरान बिहार में हुई, जिसे नालंदा में दफनाया गया। होली त्योहार के सार्वजनिक उत्सव में भाग लेने वाले दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? तो मोहम्मद बिन तुगलक था। दिल्ली के सुल्तानों में से मोहम्मद बिन तुगलक प्रथम सुल्तान था जो हिंदुओं के त्योहार में मुख्यतः होली में भाग लिया। दिल्ली के किस मुस्लिम शासक के निधन पर इतिहासकार ने कहा राजा को प्रजा से मिली व उन्हें राजा से? तो ये मोहम्मद बिन तुगलक जब दौलताबाद में था तभी तागी के नेतृत्व में गुजरात में एक विद्रोह हुआ। सुल्तान स्वयं इस विद्रोह को दबाने के लिए गुजरात गया। तागी पराजित हुआ, भागकर सिंध चला गया। सुल्तान गुजरात में शांति व्यवस्था स्थापित कर तागी को समाप्त करने के लिए सिंध की ओर रवाना हुआ। मार्ग में सुल्तान बीमार पड़ गया और थट्टा के निकट 20 मार्च 1351 को मृत्यु हो गई। उसके निधन पर बदायूं ने लिखा सुल्तान को उसकी प्रजा को अपने सुल्तान से मुक्ति मिल गई। इतिहासकार बदायूनी ने उसकी मृत्यु पर कहा था सुल्तान को अपनी प्रजा को सुल्तान से मुक्ति मिल गई। तो ये मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में बोला था। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने बेरोजगार को रोजगार दिलवाया? तो ये कौन था? फिरोज शाह तुगलक थे। फिरोज शाह तुगलक ने सामान्य लोगों की भलाई के लिए कुछ उपकार के कार्य किए। नियुक्त के लिए रोजगार दफ्तर खोलकर प्रत्येक मनुष्य के गुण एवं योग्यता की पूरी जांच पड़ताल के बाद यथासंभव अधिक से अधिक लोगों की नियुक्ति देकर उन्हें बेरोजगारी की समस्या को हल करने का प्रयास किया। बेरोजगार के सहायता दिल्ली में निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने रोजगार कार्यालय की स्थापना की? तो फिरोज शाह तुगलक ने। दिल्ली का सुल्तान जो दान दक्षिणा के बारे में काफी ध्यान रखता था और इसके लिए विभाग दीवाने खैरात स्थापित किया। तो फिरोज शाह तुगलक संतों, धार्मिक व्यक्तियों, जागीरदार एवं संपत्ति दान करता था। उसने एक विभाग दीवाने खैरात स्थापित किया जो गरीब मुसलमान, अनाथ स्त्रियों, विधवाओं को आर्थिक सहायता देता था और निर्धन मुसलमान लड़कियों को विवाह की व्यवस्था करता था। निम्नलिखित में से किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? तो फिरोज शाह तुगलक के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे। फिरोज शाह तुगलक के दासों का बहुत शौक था। उसके दासों की संख्या संभवतः 1,80,000 तक पहुंच गई थी। उनकी देखभाल के लिए पृथक विभाग दीवाने बंदगान का गठन किया गया था। उन दासों की शिक्षा का पूर्ण ध्यान रखा जाता था। प्रत्येक दास में 10 से 100 टंके के बीच वेतन मिलता था। कई जागीरें भी मिलती थी। फिरोज का यह शौक राज्य के लिए हानिकारक सिद्ध हुआ। मध्यकालीन भारतीय राजाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? अलाउद्दीन खिलजी ने पहले एक अलग कार्यज विभाग स्थापित किया। बर्बर ने अपनी सेना के घोड़ों को दागने की पद्धति शुरू की। मोहम्मद बिन तुगलक के बाद दिल्ली की गद्दी पर उसके चाचा बैठे हैं। फिरोज शाह तुगलक ने गुलामों का अलग विभाग स्थापित किया। तो यही वाला सही है, बाकी सारे गलत हैं। मंगोलों के से मुकाबला करने के लिए बर्बर ने एक सैन्य विभाग दीवाने अज की स्थापना की थी। मंगोलों से बर्बर ने क्या किया था? दीवाने अज की स्थापना बर्बर ने की थी। बर्बर ने अपनी सेना मंत्री दीवाने अज इमाद उल मुल्क को बनाया था, जो अत्यंत ईमानदार पश्चिमी व्यक्ति था। बर्बर ने उसे वजीर के आर्थिक नियंत्रण से मुक्त रखा।
ताकि उसे धन की कमी ना हो। बलबन की सेना की अच्छी व्यवस्था को बहुत अधिक श्रेय इमाद उल मुल्क को है। घोड़ों को दगाने की प्रथा बलबन ने नहीं अलाउद्दीन ने शुरू की थी। मोहम्मद बिन तुगलक के बाद उसका चचेरा भाई फिरोज शाह तुगलक गद्दी पर बैठा था। फिरोज शाह तुगलक ने गुलामों के लिए एक अलग विभाग दीवान बंदगान की स्थापना की। फिरोज शाह दास का बहुत शौक था। सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग की स्थापना की थी तो फिरोज शाह तुगलक ने। सल्तनत काल में सर्वप्रथम फिरोज शाह तुगलक ने ही लोक निर्माण विभाग की स्थापना की थी। कहा जाता है कि फिरोज ने 300 नवीन नगरों का निर्माण कराया था। उसके द्वारा बसाए नगर फतेहाबाद, हिसार, फिरोजपुर, जौनपुर और फिरोजाबाद प्रमुख थे। उसने बंगाल अभियान के दौरान उसने एक दला का नया नाम आजादपुर तथा पंडुआ का नाम फिरोजाबाद रखा। उसके राज्य का प्रमुख वास्तुकार मलिक गाजी सहना था। प्रत्येक भवन की योजना को उसने वह अनुमान के लिए दीवानी वजारत के सम्मुख रखा जाता था। उस पर धन स्वीकार किया जा सकता था। दिल्ली का जो सुल्तान भारत में नहरों के सबसे बड़े जाल का निर्माण करने के लिए प्रसिद्ध है। फिरोज शाह तुगलक। फिरोज तुगलक का शासनकाल भारत में नहरों के सबसे बड़े जाल का निर्माण करने के कारण प्रसिद्ध रहा। सिंचाई की सुविधा के लिए उसने 5 बड़ी नहरों का निर्माण करवाया। फिरोज तुगलक उलेमा वर्ग के स्वीकृति के पश्चात हक के सर्व सिंचाई का कर लगाने वाले दिल्ली का प्रथम सुल्तान था। उसने किसानों को जो सिंचाई के लिए शाही नहरों को पानी प्रयोग में लाते थे, अपनी पैदावार का 1/10 भाग सरकार को देना पड़ता था। दिल्ली के किस सुल्तान ने सबसे ज्यादा नहर का निर्माण करवाया था? तो ये है फिरोज शाह तुगलक। हक के सर्व अथवा सिंचाई का लगने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? तो फिरोज शाह तुगलक था। दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने फिरोज शाह तुगलक ने लगाया था। फिरोज शाह तुगलक द्वारा ब्राह्मणों पर जजिया लगाया गया था। उल्लेखनीय है कि समय तक ब्राह्मण इस कर से मुक्त रहे थे। फिरोज के इस कदम से विरुद्ध दिल्ली के ब्राह्मणों ने भूख हड़ताल की थी। अंत में दिल्ली के अन्य हिंदुओं ने ब्राह्मणों के हिस्से के जजिया स्वयं देने का निर्णय लिया। निम्नलिखित सुल्तान ने फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए उपाय किए थे? फिरोज शाह तुगलक ने। फिरोज शाह तुगलक ने बागवानी में अपनी अभिरुचि के कारण दिल्ली के निकट 1200 नए फलों की बाग लगाए तथा उसने अपने बागों में फलों की गुणवत्ता सुधारने के उपाय किए थे। टोपरा मेरठ से 2 अशोक स्तंभ लेकर दिल्ली कौन लाया था? तो फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक की विशेषता यह थी कि उसने पूर्ववर्ती राजाओं कुलीन पुरुषों के भवनों को मरम्मत कराने और उन्हें पुनः निर्मित कराने का बहुत ध्यान दिया। उसने अपने निर्माण में से भी अधिक महत्व उन भवनों को पुनः स्थापित करने में दिया। उसके द्वारा अशोक के 2 स्तंभ मेरठ और टोपरा अंबाला जिले से दिल्ली लाए गए। टोपरा वाले स्तंभ के महल तथा फिरोजाबाद की मस्जिद के निकट पुनः स्थापित कराया गया। मेरठ वाले स्तंभ दिल्ली का वर्तमान बड़ा हिंदू राव अस्पताल के निकट एक टीले कस के शिकारिया आर्केड स्थान के पास पुनः स्थापित कराया गया। दिल्ली का कौन सा सुल्तान अशोक स्तंभ को दिल्ली लाया था? तो ये फिरोज शाह तुगलक जिन्होंने दिल्ली लाए थे। दिल्ली के कौन सा